आओ दोस्तों, आज नॉलेज इज़ फन 2020 पर हम अपने बचपन के सफ़र पर गुजरते हैं। कुछ अपने बचपन की यादें, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस जो और बच्चों के साथ हुए हैं, और इसी से हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, अपना बचपन याद आ ही रहा होगा आपको। ये खेल हम हमेशा खेलते आए हैं, जिसमें एक बच्चे के आगे हम अपना मुंह छुपा लेते हैं और जब बाहर निकल के आते हैं बच्चा इतना खुश होता है जैसे कि वो व्यक्ति कभी कहीं गायब हो गया था और एकदम से बाहर आ गया है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि जो जना पर्दे के पीछे छुप गया वो गायब है, वो है ही नहीं। लेकिन जब यही बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है, जैसा कि अगली पिक्चर में है, तो वो ये समझता है कि ये जो बच्चा बाहर बैठा है, उसका जो भाई बाहर छुपा हुआ है, ये छुपा है। ये इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा और थोड़े टाइम के बाद इसे ढूंढ लेगा और फिर बहुत ही खुश हो जाएगा। तो आप देखो कि स्टेज 1 से स्टेज 2 तक बच्चा आते आते कितनी से दिनों में, ये भी बहुत छोटा है और 2 वाला भी बहुत छोटा है, इतने से दिनों में बच्चा ये समझ जाता है कि माँ जिसने अपना मुंह छुपाया है वो कहीं गायब नहीं हुई है। ये बच्चा जो मेरे नज़रों के पीछे है वो भी कहीं है, वो गायब नहीं हो गया और ये उसे ढूंढने चला। देखो, और इस पिक्चर में उस बच्चे ने ढूंढ लिया। ये उसका जो खिलौना है, इसको हमने अपनी तौलिया से ढक दिया था। ये बच्चा ढूंढता रहा कहाँ गया खिलौना, और पहली बार जब उसे ये टावल मिला, हटाकर अपना खिलौना मिला, देखिए इसकी खुशी। उसे ये समझ में आया कि इस तौलिया के पीछे जो खिलौना है ये गायब नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ छुप गया था, और हमने जब ये पर्दा उठाया, तौलिया उठाया, तो वो खिलौना बाहर आ गया। इस तरह जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वो नई नई चीज़ें बनाने लगता है, अपनी पसंद से क्रिएट करता है, चीज़ों को बनाता है। और बड़ा हो जाता है तो उसके खेल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी जगहों पर, आप देख रहे हो ये छिप लुका छिपी है, बड़ी बड़ी जगहों पर भी वो ढूंढ पाता है, सोच पाता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ छुप सकता है। अब वो अपना दिमाग लगाएगा, लोगों को ढूंढेगा, नियम का पालन करेगा। कोई व्यक्ति इसमें लीडर बन के आएगा और कोई बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो बदलता चला जाएगा। इन्हीं चीज़ों को जब हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो हम पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। जो चीज़ें हमने अभी अपनी लाइफ में देखी सीखी पिक्चर्स से, इसे जब हम लागू करने की इस बात करते हैं तब आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसका बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसके मौलिक सिद्धांत क्या हैं, और इन अनुभवों का एक जब बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसका क्या महत्व है। शुरू करें। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, या बच्चे होते क्या हैं, किस तरह उनका विकास होता है। तो छोटी उम्र में ही बच्चे जो हैं सीखना शुरू कर देते हैं। पैदा होता बच्चा ही सीखना शुरू कर देता है। अब देखिए, वो पैदा होते ही समझ जाता है कि उसे दूध पीना है, उसको अपना पेट भरना है, उसे सांस लेनी है। धीरे धीरे वो लोगों को पहचानने लगता है। वो ये भी समझता है माँ अगर दूसरे कमरे में चली गई है तो वो गायब नहीं हो गई है, वो वापस भी आएगी। वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और माँ के साथ जो अनजान लोग हैं उनको भी पहचानता है। ये सब उसके दोस्त हैं, इनके साथ वो खेलेगा, लेकिन जब कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो वो छुप जाएगा। तो वो सीख रहा है कि कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन नहीं। और जैसे ही वो अनजान लोगों को पहचान जाएगा कि ये अनजान लोग हैं, वो उनसे डरेगा, वो उनके पास नहीं जाएगा। तो ये वो लर्न करता जा रहा है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। मल मूत्र विसर्जन, ज़्यादातर जो बच्चे 2 साल तक के होते हैं उनको विसर्जन पर पूरी तरह से कंट्रोल होने लगता है। लेकिन आप यहाँ भी देखो, हमें बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है। अगर हम बच्चे को जल्दी सिखाएंगे, हम उसे बार बार कोई चीज़ बताएंगे, हम उसे बताते नहीं हैं बेटा जो अनजान लोग हैं उनके पास मत जाना, वो मारेंगे या वो आपको ले जा सकते हैं, उनसे कुछ मत खाइएगा। तो ये हम उन्हें सिखा रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें बता सकें, कितनी जितनी चीज़ें हम उन्हें दिखा सकें, उतनी जल्दी वो सीखेंगे। तो इसलिए हमें उन्हें सीखने के लिए अनुकूल परिवेश देने की बहुत ज़रूरत है। जब बच्चा छोटा है वो अपने परिवार तक ही सीमित है, अभी तक भी वो अपने माँ को या अपने आसपास लोगों को देख रहा है। लेकिन 3 वर्ष का होने पर उसकी गतिविधि और अनुभव बढ़ने लगते हैं। ज़्यादातर 3 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो वो अब नए लोगों से मिलता है, बड़े बड़े स्कूल्स में जाएगा, बहुत सारे बच्चों को मिलता है, तो उसके अनुभव बढ़ते हैं। वो नई चीज़ें सीखता है और अपने आसपास अपने परिवेश का पता लगाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चे जब उनके लिए नया खिलौना लाओ तो मम्मी पापा हमेशा ये कहेंगे, इसको ये खिलौना मत देना, 2 दिन खेल के तोड़ देगा और उसके बाद उसके पुर्जों से खेलेगा।
हमें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चा उस खेल को खेल के 2 दिन में थक गया, उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो उसके अंदर क्या है इसे ढूंढना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, वो प्रबल होती जा रही है और वो हर चीज़ को देख के पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, सूरज क्यों सुबह निकलता है, रात को चांद कहाँ से आता है, ऐसा कैसे है चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, भैया कहाँ चला गया, वो अपने दोस्तों के साथ क्यों खेल रहा है, इस खेल को हम ऐसे ही क्यों खेलते हैं, वो हर चीज़ को क्यों क्यों होता है, क्या होता है, वो पता करना चाहता है। उसका भाषा में जो शब्द ज्ञान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जो बच्चा सिर्फ 1 या 2 आवाज़ें निकाल पाता है, माँ, पा, वो कुछ ही समय में बड़े बड़े सेंटेंसेस और वाक्य बोलने लगेगा। लेकिन जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में पलते हैं, उन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। उनको घर में कोई इतना मौका नहीं देता, इतनी चीज़ें सिखाने वाला नहीं होता। तो अगर हम उनको ज़्यादा अतिरिक्त सहायता नहीं देंगे तो उनमें और जिन बच्चों को घर में पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनमें गैप आता जाएगा। इस गैप को हटाने के लिए हमें विद्यालय पूर्व परिवेश की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये जो गैप है, एक ऐसे परिवार में जहाँ बच्चों को सब कुछ सिखाया जा रहा है, उनको सारे मौके मिल रहे हैं, और एक ऐसे परिवार में जहाँ बच्चों को मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर ये विद्यालय पूर्व परिवेश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं पारंपरिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा ये होता क्या है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, ये शिक्षा सिद्धांत की एक शाखा है, ये भी एजुकेशन की ही एक शाखा है, जो जन्म से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बारे में बात करती है, उनसे संबंधित है। 8 वर्ष की आयु का बच्चा कितना हो गया, 6 साल का बच्चा जो है वो क्लास 1 में आता है, तो तीसरी क्लास का बच्चा हो गया ना 8 साल का, तो 3rd क्लास तक के बच्चों के शिक्षा से ये संबंधित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा जो है, देखभाल एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ तो पहुंचाती है, और अगर वो बाल्यावस्था के लोगों को लाभ पहुंचाती है तो इसी के साथ साथ जो माता पिता हैं और समाज है उसकी भी सहायता करती है, परिवारों को भी लाभान्वित करती है, क्योंकि यही बच्चे बड़े होंगे और समाज का हिस्सा बनेंगे, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो एक तरह से ये पूरे समाज को, परिवार को, सबको लाभान्वित करती है। तो एक तरह से मैं ये मानती हूँ कि सबसे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है किसी भी देश का, वो छोटे बच्चों पर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की नींव जो है वो यहीं रखी जाती है। ईसीसी जो है ये प्राथमिक विद्यालय की तैयारी से अधिक है। यही नहीं है कि हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं बच्चे की, अब बच्चा 6 साल का हो गया वो पूरे स्कूल में जाएगा, 5 घंटे स्कूल में जाएगा। ये जो है बच्चे को आजीवन सीखने की और भलाई की एक ठोस और व्यापक आधार बनाने वाली, बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक ज़रूरतों को समझकर उसके विकास को समझने का लक्ष्य रखता है। यही नहीं है कि बच्चा 5 घंटे स्कूल में कैसे जाएगा, वो आगे ज़िंदगी भर सीखता रहे, उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहे, नए नए विचार लाए। आप देखो आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, जो कि बड़े भी नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो देखने को मिल रहा है, उन्हें वो सीखने को मिल रहा है, और जो बड़े जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं चलाया उन्हें सीखने में बहुत साल लग रहे हैं। इसका मतलब हम छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा जल्दी सिखा सकते हैं। उस सीखने की इच्छा पूरी ज़िंदगी चलती रहे, हमें उसका ऐसा सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास करने की आवश्यकता है। ईसीसी में सक्षम और जिम्मेदार भविष्य वाले नागरिकों की संभावना है। हम ऐसे नागरिक बनाना चाहते हैं जो अपनी जिम्मेदारी भी समझें, और अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको फेस करें, उसका सामना करने के लिए तैयार हो। जैसे कोरोना आया, हमारे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी हम आज सोच भी नहीं सकते। बदलाव इतनी तेज़ी से आ रहा है कि बच्चों को हर दिन एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो हमारे बच्चे उसे फेस करने के लिए तैयार होने चाहिए। कोरोना हमने कभी सोचा था, हमारे माता पिता ने भी क्या कभी सोचा था कि हम आज की तारीख में इतने एडवांस होने के बाद एक छोटे से वायरस से डर के कमरे में बंद रहेंगे? बच्चों को भी पता नहीं आगे क्या कौन से माहौल देखने पड़े, कितना ज़्यादा विकास हो जाए, उसके लिए उन्हें सक्षम होना चाहिए। तो ईसीसी जो है मानव संसाधन विकास को इस तरह से आगे बढ़ावा देना चाहता है कि जो नए बच्चे आए वो लैंगिक समानता, सामाजिक सामंजस्य, इन सबको बढ़ावा दें और एक नए समाज का और बेहतर समाज का निर्माण करें। अगर हम बच्चों में नई सोच नहीं जगाएंगे तो वो अपने माता पिता के या पिछली जनरेशन की एक कार्बन कॉपी हो जाएंगे।
वो जो उनके माता पिता और उनके पूर्वजों ने सिखाया उसको सवाल करने की बजाय, उसमें कुछ बदलाव लाने की बजाय उसे ही मान लेंगे। जैसे हम लड़कों से कहें कि तुम्हें लड़कियों के काम नहीं करने, अगर हम उन्हें ना सिखाएं कि सबको सब काम करने हैं तो वो नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम ये कहें लड़के रोते नहीं हैं, तो वो यही मानकर बड़े होंगे कि रोना उनकी शान के खिलाफ है। इसकी बजाय हमें सामाजिक सामंजस्य, लैंगिक समानता, इन चीज़ों के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। तो ये जो है मेरे ख्याल से सबसे अच्छे निवेशों में से एक है, जिसमें हमारे समाज का एक तरह से पूरा विकास हो रहा है। स्पेशली जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में पलते हैं, जिन्हें सीखने के अतिरिक्त मौके नहीं मिलते, उनके लिए ये विद्यालय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में एनसीईआरटी द्वारा जो है एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें ईसीसी के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये जो है बच्चे के समग्र विकास की बात करता है। समग्र विकास हमने अभी देखा था, जिसमें उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास हैं, जिससे वो अपनी क्षमता पहचाने। ध्यान रखें, हर व्यक्ति अलग है, हर बच्चा अलग है और हर बच्चे की क्षमता अलग है। हमें कोई दो बच्चे एक से नहीं चाहिए। तो हमें हर बच्चे की क्षमता को पहचानना है और वो बच्चा पहचान सके कि वो क्या कर सकता है। इसके अलावा विद्यालय के लिए हम तैयारी करवाते ही हैं कि बच्चा अब फॉर्मल स्कूल में जाएगा, प्रॉपर विद्यालय में जाएगा। इसी के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उनका विकास अच्छे से हो सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसे सामान्यतः 2 भागों में हम बांटते हैं, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक और दूसरा है 3 से 8 वर्ष तक का। ये जो विभाजन इन दोनों अवस्थाओं में किया गया है, ये इस समय होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों पर आधारित है। जन्म से 3 वर्ष का जो बच्चा है, ये ज़्यादातर अपने परिवार में ही रहता है, अपने परिवार से बाहर, अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाता। 3 से 8 वर्ष का जो बच्चा है, ये अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में बहुत सारे लोगों से एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसलिए हमने इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जब बच्चा इन 2 अलग-अलग कंडीशंस में होगा, तो हमें उन्हें अलग तरह का शिक्षा देने की ज़रूरत है। पहले ये माना जाता था कि बच्चे जो हैं वो वही करेंगे जो उनके माता पिता ने उन्हें समझाया है, जो घर के बुजुर्ग और सबसे बड़ा आदमी कह रहा है, बच्चे वही मानेंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे जो लौके और नए जो एजुकेशनिस्ट आए, उन्होंने ये समझाया कि बच्चे अपनी तरह से दुनिया को सोचते हैं, अपनी तरह से समझते हैं। तो इस उम्र में बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को समझने का जो उनका व्यवहार है, ये बहुत बड़ों से फ़र्क होता है। बड़ों को जो सिखा दिया, जैसे मैंने अभी मोबाइल का ही बताया, बड़ों को बताया, उन्होंने जितना उन्हें सिखाया वो कर लेंगे। लेकिन बच्चे आप देखो फ़ोन को लेकर लगे रहेंगे, हाथ से सब कुछ देखेंगे और खुद सीखते हैं। वो अपने तरीके से समझते हैं। तो मनोवैज्ञानिक पियाजे ने इस पे बहुत स्टडी करी और उन्होंने ये कहा कि जिसके कारण घटनाओं को बच्चे अपने तरीके से समझते हैं, हमें उन्हें सिर्फ एक परिवेश देना है, एक ऐसा माहौल देना है जिसमें वो चीज़ों को अपनी तरह से समझ पाएँ, नई-नई चीज़ें देखें और उनको अपने हिसाब से बना पाएँ। अब हम अलग अलग स्टेजेस देखते हैं। हमने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड को, या इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। अब जब हम उन 2 हिस्सों की बात करते हैं, 2 स्टेजेस की बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि 2 नहीं, ये 3 होनी चाहिए। सबसे पहली है शैशव अवस्था, जो जन्म से 1 वर्ष तक की है। इसे हमने अलग क्यों कर दिया? क्योंकि इस समय जो बच्चा है, जो शिशु है, उसकी सारी ज़रूरतों के लिए वो वयस्कों पर निर्भर है। हम उसे जो समझाएंगे वो अभी वही समझ लेगा। वो जैसे हम कहते हैं ना, वो कच्ची मिट्टी का है, उसे जो समझाएंगे। और जब माँ घर से बाहर गई हो या घर में जो उसका ध्यान रखता है वो बाहर जाए, तो बच्चे को वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता है। वो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता, उसकी हर ज़रूरत के लिए वो बड़ों पर निर्भर है। वो अपनी आसपास की चीज़ों को जानता है, पहचानता है और पता लगाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को। जैसे आप देखो, यहाँ पर कोई बड़ा है, बच्चा उसकी गोदी में जा रहा है, अपनी माँ को पहचान रहा है, गेम खेल रहा है, अपने आसपास चल के जो उसके आसपास बहुत छोटी मोटी चीज़ें, अपने झुनझुनों को बजाता है, देखता है कि कांच की चीज़ें टूट जाएंगी, कुछ चीज़ें वो समझने लगता है। फिर आती है 1 से 3 वर्ष की आयु। इसमें भी मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा बहुत तेज़ी से नए शब्द सीखता है। 1.5 साल का बच्चा तो सेंटेंसेस भी बोलने लगता है। संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, ये सब बहुत तेज़ रफ्तार पे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, बच्चा जिसकी देखभाल करता है उससे बहुत उसके घनिष्ठ संबंध होते हैं। आप देखो, आप
अब वो अपनी मम्मी से अटैच्ड है, अगर उसकी उनकी कोई भी चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा तो वो छीन कर लाएगा और कहेगा ये मेरी मम्मी का है, उसको दे दो। या अगर वो स्कूल जाता है तो जो उसकी मैडम ने उसको बताया होगा, स्कूल में अध्यापिका ने उन्हें बताया होगा, वो उसी को ही सही मानेगा कि नहीं मेरी मैम ने बताया मैं ऐसे ही करूँगा। तो उनके संबंध बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमें उसके मस्तिष्क को डेवलप करना है तो ये एक तरह से ये जो संबंध है ये सबसे अच्छा पोषण है एक दिमाग के लिए। ये व्यक्ति जो देखभाल कर रहा है उसे जो सिखाएगा वो उसे बहुत जल्दी सीखेगा और समझ जाएगा। ये जो 3 साल का बच्चा है ये दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक है और उसकी इसी उत्सुकता और जिज्ञासा को हमें ज़िंदगी भर के लिए चला के रखना है। वो बहुत सारे सवाल क्यों वाले पूछता है। ये साइकिल कैसे आगे चलती है, ये पहिए गोल गोल क्यों घूमते हैं, ये जो मेरी ड्रेस है मैं तो आज यही पहनूंगी, मैं ये क्यों नहीं पहन सकती, ये क्या है। इस तरह के सवाल बच्चों के पास अनगिनत होते हैं और ऐसे सवाल जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 से 8 साल का जो बच्चा है वो अपने काम अब खुद करने लगता है। अपने कपड़े पहन लेगा, जूते बांध लेगा, बाल बना लेगा। बॉल से खेलते पे वो अपने सिर्फ हाथों से बॉल को कैच कैच खेल सकता है। वो आगे के गेम्स खेलने लगता है, क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा। वो जो है परिवार से स्वतंत्रता भी चाहने लगता है, अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। स्कूल शुरू हो जाता है, स्कूल शुरू होते ही वो बड़ी दुनिया के संपर्क में आता है, उसके टीचर्स, उसके स्टूडेंट्स। वो नियमों का पालन करने लगता है, दोस्तों की महत्व को समझता है। उसका शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास अभी भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये आत्मविश्वास विकसित करने की अवस्था है। अगर हम बच्चे को उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और गलत लिखता है और आप उससे कहते हो बेटा इसे सही कर सकते हो, आप अगली बार सही करके लाना, इसमें गलतियाँ तो सभी करते हैं, तो उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगली बार सही करेगा। और अगर आप कहते हो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमने ये क्या गलती करी है, तुम हमेशा गलत करके लाते हो, तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो इस उम्र में बच्चों का आत्मविश्वास हमें बनाना होता है। उनको प्रोत्साहित करें और उनमें ये विश्वास जगाएं कि वो जो चाहते हैं उसे कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। आइए अब और सिद्धांत देखते हैं कि इसके सिद्धांत क्या हैं। तो राष्ट्रीय पत्राचार्य रूपरेखा ने ECCE पर अपने जो पेपर आता है उसमें कुछ सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि सीखने का जो आधार है वो खेल होना चाहिए। बच्चों को हमें खेल खेल में सिखाना चाहिए। अगर हम उन्हें कॉपी किताब दे के पढ़ाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। अगर मैं आज एक बच्चे से कहूँ आओ ये जो हमारा घर है, ये जो मैंने घर बनाया इसमें बताओ कौन कौन से शेप्स हैं, ये ट्रायंगल है जिससे उसकी छत बनी हुई है, ये रेक्टेंगल है, तो बच्चा खेल खेल में सीखेगा और जल्दी सीखेगा। अब मैं उसको कहूँ कि जाओ एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें भी 3 साइड्स होती हैं, वो ट्रायंगल होता है, इसे समझने में बच्चे को ज़्यादा समय लगेगा और उसे मज़ा भी नहीं आएगा। शिक्षा का आधार जो है वो कला होना चाहिए और आजकल कला का और विज्ञान का बहुत ज़बरदस्त मेल है और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि हम बच्चे को कला के प्रयोग से सिखाएं। इसीलिए आप देखो मैथ्स लैब होती है, साइंस लैब होती है। इसमें क्या है, अगर हमें बच्चे को मान लीजिए ABCD सिखाना है तो हम बच्चे को गेम में सिखाएंगे ABCD, या उसे पोयम से सिखा देंगे, हम प्ले करवा लेंगे, गाना सिखाएंगे, जिसमें हम कला के माध्यम से इन सब चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चे की विशिष्ट सोच है और हमें इस सोच को मान्यता देनी चाहिए, हमें मानना चाहिए। और हर बच्चे अलग तरह का उस विशिष्ट है, हमें उसकी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातचीत की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम उसे क्लास में बिठाएंगे ही नहीं, उसे औपचारिक माहौल भी चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस उम्र के बच्चों के साथ और जो अध्यापक या जो भी उसका केयर गिवर है जो उसका ध्यान रख रहा है, उसे अनौपचारिक तरह से बच्चे के साथ प्यार से बात करने की भी ज़रूरत है। विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता दें। अनुभव कैसे होगा, जब बच्चा खुद करेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चे को नए नए अनुभव दें। अनुभव कैसे हो सकते हैं, अब आप देखो बच्चे को अगर हम 10 तरह के खिलौने दें जिसमें 10 कलर्स होंगे, अब एक बच्चा है जो 10 रंग देख रहा है, उसे 10 कलर्स के बारे में जानकारी होगी। दूसरे बच्चे को हम सिर्फ बता देते हैं सेब जो है वो लाल रंग का है, ये लाल कलर है, तो ये हो गई विशेषज्ञता। तो अनुभव जिस बच्चे को होता है, हमें अनुभव को प्रमुखता देनी है, मतलब बच्चा खुद करे और खुद सीखे। दैनिक नित्यचर्या में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव। रोज़ नई ज़िंदगी में नई चुनौतियाँ आएंगी, हमें बच्चे को उनको फेस करने के लिए तैयार करना है, सक्षम करना है। हमें सिर्फ बच्चे को जानकारी देनी है और माहौल देना है, बच्चा सीखेगा अपने आप। विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, जिस उम्र के बच्चे के लिए जौन से तरीके सही हैं। अगर हम छोटे बच्चे को ट्रेन बनाकर ले जा रहे हैं कि आगे वाला बच्चा A है, पीछे वाला बच्चा B है, तो क्या हम ये 10 साल के बच्चे के साथ कर सकते हैं?
तो जो हम तरीके इस्तेमाल करेंगे वो उसकी उम्र और विकास के अनुरूप होंगे, लेकिन ये लचीले और अनेकता वाले होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है। किसी बच्चे को गाने की तरह सीखने में मज़ा आएगा, किसी को डांस में सीखने में मज़ा आएगा, किसी को ड्राइंग में सीखने में मज़ा आएगा। तो हमारे पास लचीले और बहुत सारी तरह के उपाय होने चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का उपयोग करें। इससे बच्चे को अपने संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा और आसपास की चीज़ों को किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है उसका भी उसे ज्ञान होगा। महंगा भी नहीं होगा और वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखेगा। पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल करें। मैंने जो अभी बताया, जो भी हम उसे पढ़ा रहे हैं उसको उसकी संस्कृति के हिसाब से जोड़ के पढ़ाएं। उसके स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतों का विकास करना, ये तो हमेशा से होता आ रहा है। हमें बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने इस सबसे क्या समझ में आया कि सीखने के लिए सबसे अनुकूल परिवेश कौन सा है। आप देखो कितने खुश हैं यहाँ पर बच्चे। बच्चे तब खुश होंगे जब विविध प्रकार के व्यक्ति और उन्हें खेल की सामग्री और खिलौने मिलेंगे। ये खिलौने सिर्फ मार्केट के खिलौने नहीं हो सकते, प्राकृतिक चीज़ें भी हो सकती हैं। ये पेड़ पौधे हो सकते हैं। आप उन्हें पार्क में ले जाइए, वहाँ पर उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताएं। आप उन्हें खिलौनों से खिलाएंगे, आप उन्हें बाहर ले जाकर घरों के बारे में सिखा सकते हैं। आजकल देखो बच्चों को कितने विजिट्स पर ले जाता है। तो ये प्राकृतिक चीज़ें और खिलौने भी हैं। अब जो मैं आपको कह रही थी, बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बच्चा यहाँ पर घर बना रहा है, कोई बच्चा यहाँ पर फूल बना रहा है, इसमें भी तो वो शेप्स और कलर्स को सीखेगा। यहाँ पर आप देखिए बच्चे क्ले से कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, यहाँ पर ABCD सीख रहे हैं। तो जब वो खुद करेंगे तो सीखेंगे। तो जिस बच्चे को जितने ज़्यादा खेल की सामग्रियाँ मिलेंगी उसे उतनी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके सामने यहाँ जो बच्चा आप देखो इतने सारे कलर्स को सीखेगा, जिस बच्चे को ये नहीं मिल रहा है वो इतना नहीं सीख पाएगा। तो जितने मौके बच्चे को सीखने के लिए मिलेंगे उतना अच्छा होगा। तो सबसे अनुकूल परिवेश में उसे बहुत सारी खेल की सामग्रियाँ मिलनी चाहिए, नए नए व्यक्ति और नई तरीके की चीज़ों से सिखाना चाहिए। वो माहौल सुरक्षित और निरापद और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। जो केयर टेकर है, जो उसका ध्यान रख रहा है, उसे प्रेरणा देकर सिखाना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर एक बच्चे ने ऐसा फिगर बनाया और दूसरे ने कुछ और बनाया तो हमें ये नहीं कहना है कि इस बच्चे का देखो कितना अच्छा है, आप भी वैसा ही बनाओ। नहीं, हर बच्चा अपनी तरह से बनाएगा। तो जो दूसरा बच्चा बना रहा है हमें कहना है ये भी बहुत अच्छा है, बस हमें ये बताना है कि वो उसमें और क्या सुधार कर सकता है, किसी की नकल नहीं। तो वो सुरक्षित भी हो महसूस करना चाहिए उसे, और कोई पार्शियलिटी नहीं, सबके साथ प्रेम होना चाहिए, प्यार से बात करने की। आजकल तो सरकार वैसे भी सज़ा के खिलाफ है। उसके बाद उसे देखभाल करने वाले वयस्क की संगति बहुत ज़रूरी है। वो माँ भी हो सकती है, दादा दादी हो सकते हैं, विद्यालय पूर्व शिक्षक भी हो सकता है और भाई बहन भी। अगर विद्यालय है तो विद्यालय पूर्व शिक्षक होगा, और घर है तो माँ बाबा दादी भाई बहन कोई भी हो सकता है जो उसको प्यार से चीज़ों को समझाए और उसे आगे बढ़ने के लिए उसमें विश्वास जगाए। तो अपना बचपन याद आया? अपने बचपन में जाओ और याद करो कि कब ऐसा हुआ था आपके माता पिता ने आपको डांटा और आपने कहा नहीं, मैं अब ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। और कब ऐसा हुआ कि आपको प्रोत्साहन मिला, बेटा तुमने तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है, अगली बार और बनाना, और आपका मन किया अगली बार मैं और अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी। तो कब ऐसा हुआ आपको प्रोत्साहन मिला, कब आप हताश हुए? अब इनको ध्यान में लाओ, और जब आप बच्चों के साथ खेलो, उनको आगे सिखाओ, तो उन एक्सपीरियंसेस को याद करो, इन चीज़ों को भी याद करिएगा, और हम सब आगे बढ़ते हैं, बच्चों के लिए खुशहाल माहौल बनाते हैं। थैंक्स अ लॉट, वील मीट विद द नेक्स्ट वीडियो।